बहुत पहले से भी पढ़े हुए हैं, हम लोग को पहले ही बताया गया है कि जो डोनर होते हैं, नहीं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, और जो एक्सेप्टर होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग ध्यान दे तो हम लोग कहा जाता है कि जो डोनर होते हैं, डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को, डोनर डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को हटा देते हैं, जबकि एक्सेप्टर ग्रुप, जबकि एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसके कारण से बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होता है। नहीं, तो जो यौगिक है वो जल्दी H+ प्रदान करता है। तो जो यौगिक जल्दी H+ प्रदान करता है उसी यौगिक को हम लोग ज्यादा एसिडिक कहते हैं। ध्यान रखना है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, जबकि एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ समझे अगर हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को, तो जैसे हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपका बेंजीन रिंग दे दिया गया, इस पर हम लोग का दे दिया गया COOH, ये आपका आ गया। नहीं, इस तरह से यहां से हम लोग को ले लिया गया रिंग, और यहां पर दे दिया गया COOH, और इस पर दे दिया गया CH3। इस तरह से यहां पर हम लोग को दे दिया गया रिंग COOH, और यहां पर हम लोग को दे दिया गया NO2, ये दिया गया। ठीक है, अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, जैसे आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना है, पहला दिया गया, दूसरा दिया गया और तीसरा दिया गया। अब बोलेगा कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्रम है वो क्रम सजाइए। तो अगर अम्लीय क्षमता का क्रम आपको अरेंज करना है तो आपको देखना होगा, नहीं कि बेंजीन तो सब में है, COOH भी सब में है, डिफरेंट क्या है, तो इसमें आपका CH3 दिया हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, डोनर। ध्यान रखना है, NO2 क्या है, एक्सेप्टर है। आपको ध्यान रखिएगा, NO2 बड़ा कॉमन है। नहीं, तो ये क्या हम लोग का है, एक्सेप्टर है। ठीक है, तो डोनर जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, सेकंड का। उससे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। और सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का, क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्सेप्टर। तो इन तीनों में सबसे आसानी से H+ डोनेट कौन करेगा, आपका ये करेगा। ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे आसानी से H+ आपका ये डोनेट करेगा, इसीलिए इसकी अम्लीय क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो ये हम लोग का होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। इसमें एक टॉपिक हम लोग को देखना होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। एक हम लोग का टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। चलो, अब अगर ऑर्थो इफेक्ट देखें तो ऑर्थो इफेक्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो तो, अगर आपको ऐसा बेंजीन रिंग दे दिया गया, या ऐसे लिखें, एक मिनट, ये हम लोग का हो गया। नहीं, अब यहाँ पर ये हम लोग का हो गया, और यहाँ पर आपको दे दिया गया CH3। तो अब बोलिएगा, वहाँ आवाज बहुत आ रहा है, बोले तो वहाँ पे। देखा जाए, यहाँ पर बेंजीन रिंग COH,
बेंजीन रिंग COH और यहाँ पर CH3, ये हम लोग का आ गया, ध्यान रखना है। अब ये दोनों दिया हुआ है और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कहे नहीं, तो जनरली अगर हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कहेगा तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम? नहीं, तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा और सेकंड वाले का कम, क्योंकि इसके पास कोई डोनर नहीं है, इसके पास ये डोनर है, तो फर्स्ट का क्या होगा? ज़्यादा और सेकंड का क्या होगा? कम। नहीं, लेकिन ये क्या है? गलत है, ध्यान रखना है, ठीक है? ये क्या हम लोग का है? गलत है। अब ये गलत क्यों हो जाता है उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है? जनरल ट्रेंड में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस केस में गलत जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थो इफेक्ट। नहीं, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन पर अगर COH ग्रुप है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड में COH के रेस्पेक्ट में, COH के सापेक्ष में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आ जाए, नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए, तो उस केस में इस मॉलिक्यूल का प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं, क्या होता है? थोड़ा ढंग समझते हैं, इसको देखा जाए। चलो ध्यान समझा जाए, दोनों बात को ध्यान समझ ले हम लोग। ये है हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है? अब इसमें तुम ध्यान दो, तो ये बेंजीन रिंग है और उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, देखो तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है? है, तो इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल। रेजोनेंस के लिए एक बात याद रखिएगा हमेशा कि रेजोनेंस जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। नहीं, रेजोनेंस किस में होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है, एक प्लेन में होने चाहिए। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब जनरली होता है कि जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। कार्बन का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या है? sp2, नहीं है क्या? हम बता चुके हैं कार्बन के पास अगर एक पाई बॉन्ड रहे तो उसका हाइड्रोजन क्या होता है? sp2 होता है। ये भी जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन क्या है? sp2 है, ठीक है? ध्यान रखना है, आप किसी भी कार्बन को लेगो तो सबके पास एक डबल बॉन्ड जरूर मिल जाएगा। तो जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होता है? sp2 होता है। चलो, तो sp2 है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसलिए इसमें रेजोनेंस होगा। चलो ध्यान समझने की कोशिश करो। हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है? यहाँ पे क्या है? कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। अच्छा, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो वैसे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों की विद्युत नात्मकता क्या है? सेम है। नहीं, तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन धनी कह सकते हैं। इतना में दिक्कत है? ये क्या कहलाएगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन धनी कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कह दिए इसको। अब यहाँ पर आओ, यहाँ देखो तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये किससे जुड़ा है? क्या कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। नहीं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो डोनर होता है, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वो डोनर होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो डोनर होता है। नहीं, तो हमको पूछे कि बताओ ये कार्बन डोनर की तरह काम करेगा इसके लिए, कि यह कार्बन इसके लिए डोनर का काम करेगा? नीचे वाला डोनर की तरह काम करेगा, यानी कि बेंजीन रिंग जो है इस ग्रुप के लिए कैसे काम करेगा? डोनर की तरह काम करेगा, डोनर की तरह
कार्य करेगा, क्योंकि नीचे वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन धनी है और ऊपर वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। नहीं तो ऊपर वाला नीचे वाले से खींचेगा, नहीं, ध्यान रखना है। तो वही बोला कि नीचे वाला जो बेंजीन रिंग है ये डोनर की तरह कार्य करेगा। बोलो दिक्कत है इसमें? याद रहे कि ये डोनर की तरह तभी कार्य करेगा जब मॉलिक्यूल क्या हो बाबू, मॉलिक्यूल क्या हो, प्लेनर हो, नहीं तभी ये डोनर की तरह काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी के पास पैसा कम है, एक आदमी के पास पैसा कम है, नहीं तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डोनर होगा, और जिसके पास पैसा की स्कार्सिटी है वो एक्सेप्टर होगा, है कि नहीं? नहीं तो डोनर जो है वो एक्सेप्टर का मदद कब कर सकता है? जब निश्चित रूप से दोनों एक प्लेन में हो, यानी अगल बगल में रहते हो, एक ही कॉलोनी में रहते हो, बस में रहे, तभी ये हेल्प वो कर पाएगा, ध्यान रखना है। चलो अब दूसरा केस समझने की कोशिश करो। यहां पर देखें दूसरे केस में, तो यहां भी बेंजीन रिंग है और यहां पर भी C डबल बॉन्ड O और H है कि नहीं है? है, लिख दिए बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक CH3 रहता है, क्या रहता है? CH3 रहता है, CH H और H। अच्छा देखो, तो दोनों को जब फैला के लिख रहे हैं तो फैला के लिखने पर क्या पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? यानी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ यहाँ पर है कि नहीं है? है। अब भीड़ भाड़ है यानी कि यहाँ पर टकराव हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यहाँ टकराव हो रहा है बार बार, नहीं, एटम्स के बीच में। इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है और इस ग्रुप का जो हाइड्रोजन है दोनों आपस में बार बार टकरा जा रहे हैं, नजदीक हैं बहुत, इसलिए टकराव हो रहा है, ठीक है। तो टकराव यानी झगड़ा, नहीं, अगर झगड़ा को कम करना है तो उपाय क्या है? अलग अलग हो जाना है, नहीं होता ऐसे? परिवार में बहुत झगड़ा हो तो कौन उपाय है? अलग अलग हो जाइए, नहीं आप अपने में खुश रहिए, हमको अपने में खुश रहने दीजिए, काहे के लिए रोज माथा फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही ऑप्शन होता है, नहीं, ये जो बेंजीन है वो क्या करता है कि अभी ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, नहीं तो बेंजीन करता क्या है कि ऐसे बेंजीन है समझो, नहीं, ये देख रहे हो ये वाला जो है वो ये COH है और अंगूठा पर कौन है, ये वाला है, नहीं। अब ये क्या किया कि इसको यहीं पर रहने देगा, इस ग्रुप को यहीं पर रहने देगा, और इसको क्या किया, ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी ये यहीं पर रह गया लेकिन ये उठ गया, ये वाला ग्रुप ऊपर आ जाएगा और ये वाला ग्रुप यहीं रह जाएगा, यानी बेंजीन ऐसे घूम गया। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं, ये हम लोग का ऐसे हो गया और ये यहीं पर है, बस CH3 ऊपर आ गया, नहीं तो क्या अब इसके हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, टकराएगा? नहीं टकराएगा, बस में है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता है, नहीं तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो उसके राउंड रोटेशन पॉसिबल है, नहीं तो मान लो कि दोनों अभी एक साथ है, ये दोनों अंगूठे एक साथ दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं हो गए, अभी दोनों अंगूठे एक जगह है, यानी दोनों ग्रुप एक साथ हैं, टकराव की संभावना है, नहीं। अब क्या किए, तो ये यहीं पर रह गया, एक ग्रुप वहीं रह गया और एक ग्रुप कहाँ आ गया, अलग आ गया, तो इनका प्लेन सेम है कि अलग अलग हो गया? अलग अलग, एक लग रहा है कि Y एक्सिस में है, आएगा X एक्सिस में आ गया, नहीं, या एक लग रहा है कि एक Y एक्सिस में Z एक्सिस में आ गया, तो प्लेन सेम होकर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, प्लेन खत्म हो गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी तो वही कहानी है ना, नहीं, होता क्या है कि विकर्षण कम करने के लिए, विकर्षण कम करने के लिए विकर्षण कम करने के लिए ध्यान रखना है, विकर्षण कम करने के लिए क्या होता है, बेंजीन बेंजीन रिंग रोटेट कर जाता है, रोटेट कर जाता है, बेंजीन रिंग क्या करता है बाबू, रोटेट कर जाता है, नहीं, जिसके कारण इसकी प्लेनरिटी TOOH के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है,
ठीक है। अगर प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी बेंजीन हो गया अलग प्लेन में, ये हो गया अलग प्लेन में, नहीं तो क्या अब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होगा? नहीं। इसलिए यहां रेजोनेंस नहीं होगा। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो रेजोनेंस किसके किसके बीच नहीं होगा? COH और बेंजीन के बीच नहीं होगा। बेंजीन के रिंग तो आपस में रेजोनेंस हमेशा करते हैं, वो तो करते ही रहेंगे, नहीं, लेकिन अब इसका पाई बॉन्ड जो इसमें, इसका पाई बॉन्ड इसके साथ जाता था या इसका पाई बॉन्ड इसके साथ आता था, नहीं, या आदान प्रदान का जो काम था वो अब बंद हो गया। बस में आ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि जिससे इसकी प्लेनिटी यानी COH के साथ डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ। किसके किसके बीच में? COH तथा बेंजीन रिंग के बीच में, बेंजीन रिंग के बीच में ये रेजोनेंस खत्म। अब रेजोनेंस अगर खत्म हो गया तो ये बेंजीन रिंग जो पहले डोनर की तरह काम कर रहा था, किसके लिए? इसके लिए, क्या अब ये बेंजीन रिंग डोनर की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा? अब बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग COOH के लिए, COOH के लिए डोनर की तरह कार्य नहीं करेगा, डोनर की तरह कार्य नहीं करेगा। बोलिए दिक्कत है? ठीक, चलिए। तो अब हम लोग दोनों को लिखते हैं फिर से, अब समझिए। हम लोग यही ना लिखे थे, बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, ये लिखे थे। और एक लिखे थे हम लोग ये वाला C डबल बॉन्ड OH। और हम लोग को चेक क्या करना था? एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय क्षमता, नहीं तो अम्लीय क्षमता हम लोग को चेक करना है, नहीं तो हम लोग जनरल ट्रेंड क्या लिखे थे? जनरली फर्स्ट का ज्यादा होगा और सेकंड का कम, लेकिन ये क्या कहा गया? गलत है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग चेक करें तो अब समझना है, इसमें बेंजीन रिंग कैसे काम कर रहा है? डोनर की तरह। लेकिन अब ये जो बेंजीन रिंग है जिसकी प्लेनिटी खत्म हो गई, तो ये डोनर है? नॉट डोनर। अब ये डोनर की तरह काम नहीं कर रहा है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे कि डोनर जिसके साथ होता है उसकी अम्लीय क्षमता क्या होती है? कम होती है। और जिसके साथ डोनर नहीं होता है उसकी अम्लीय क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अब ये डोनर है क्या? नहीं। तो अगर ये डोनर नहीं है तो इसकी अम्लीय क्षमता ज्यादा हो जाएगी, और इसके साथ डोनर लगा हुआ है तो इसकी अम्लीय क्षमता कम होगी। ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अम्लीय क्षमता का मतलब ये हाइड्रोजन त्याग करना है, नहीं, ये हाइड्रोजन त्याग करना है। तो अगर डोनर लगा हुआ है तो डोनर तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड में तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा, नहीं, बॉन्ड में तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जल्दी H+ नहीं डोनेट करेगा और ये जल्दी H+ डोनेट करेगा। मेरी बात दिमाग में जा रही है? तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एसिडिक एसिड कंपेयर करेंगे तो सेकंड का एसिडिक एसिड ज्यादा हो जाएगा और फर्स्ट का एसिडिक एसिड कम हो जाएगा, नहीं। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, नहीं। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब हुआ कि बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर कोई अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित हो जाता है तो इसके कारण अम्लीय क्षमता परिवर्तित हो जाती है, नहीं, यानी जो अम्लीय क्षमता कम होनी चाहिए वो अम्लीय क्षमता ज्यादा हो जाती है। नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है तो थोड़ा मुंह बनाइए ढंग का। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग का ऑर्थो इफेक्ट हम लोग का दिया रहता है, ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, नहीं, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो लिखा हुआ है, जैसे हम पहले ही पढ़ाए हुए हैं, Ka। तो Ka का मतलब क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग इसको बता चुके हैं पहले भी। इसका मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, अम्ल वियोजन स्थिरांक, हिंदी में बोले तो अम्ल वियोजन स्थिरांक, यही इसका मतलब होता है। हम लोग बता चुके हैं आपको कि Ka समानुपाती होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, यानी कि जिस एसिड के Ka का मान ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। साथ साथ एक हम लोग टर्म बताते हैं आपको pKa, ध्यान रखना है। तो pKa का मतलब होता है माइनस लॉग के, इस p का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग, p का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग, बाकी तो एक Ka है, ध्यान रखना है। नहीं, तो pKa का मतलब होता है माइनस लॉग के। अब अगर pKa के रूप में देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa में उल्टा संबंध होता है, ध्यान रखना है। यानी जिस सबस्टांस के pKa का मान ज्यादा होगा उसकी अम्लीय क्षमता क्या होगी, कम होगी। नहीं, यानी अम्लीय क्षमता ज्यादा होने के लिए pKa का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिसके pKa का मान कम होगा उसकी अम्लीय क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलिए दिक्कत है, कह सकते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए गए हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। देखो तो जैसे यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ देखें अगर तो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप देखोगे तो pKa का जो वैल्यू लिखा हुआ है, pKa का मान वो लिखा हुआ है लेस देन 1। pKa का मान क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1। देख रहे हो, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके pKa का मान बहुत कम होता है। pKa का मान क्या होता है, बहुत कम, एक से भी कम होता है। नहीं, तो जितना ही pKa का मान कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जांपल अगर देखोगे तो HCl के pKa का मान -7 दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है pKa और HCl बराबर क्या लिखा हुआ है, -7। अब इसके लिए आप चाहो तो pKa से आप Ka का मान भी निकाल सकते हो। नहीं, जैसे हम कैसे निकालते हैं, pKa बराबर HCl दिया हुआ है तो pKa का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग Ka का वैल्यू कितना है, -7। माइनस को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, लॉग Ka बराबर +7 होगा, लॉग Ka बराबर +7 होगा। Ka का मान निकालना है तो जब लॉग को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 7। एंटी लॉग 7 का मान क्या होता है, 10 का पावर 7। नहीं, जो भी एंटीलॉग का वैल्यू होता है वो 10 का पावर चला जाता है। एंटीलॉग 2 10 का पावर 2, एंटीलॉग 3 10 का पावर 3, एंटीलॉग 7 10 का पावर 7। नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ Ka का वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो Ka का मान ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और pKa का मान कम तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे इसमें दिया हुआ है मॉडरेट एसिड के लिए आप देखो, बस ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप देखोगे जो मॉडरेट एसिड हैं उनके लिए pKa का मान जो है वो 1 से 5 के बीच में होता है। किसके लिए बाबू, जो आपके मॉडरेट एसिड हैं, ठीक है, तो मॉडरेट एसिड के लिए बोल रहा है कि जो pKa का वैल्यू है, pKa का वैल्यू वो 1 से 5 के बीच में होता है, नहीं 1 से 5 के बीच में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे बेंजोइक एसिड के लिए आप देख लो, अगर आप देखोगे तो बेंजोइक एसिड के वैल्यू दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के लिए आप pKa का मान देखोगे तो 4.19 दिया हुआ है। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल है, बस में ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना है ये वाला पॉइंट कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है। नहीं, जो मॉडरेट एसिड होते हैं उनके लिए 1 से 5 के बीच में होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद ना चाहिए। बाकी हम बहुत सारे एसिड हैं, कितने का pKa वैल्यू या Ka वैल्यू याद करेंगे, वो नहीं याद करना है, नहीं ध्यान रखना है। चलो, जैसे हम लोग देखें अगर तो वीक एसिड, वेरी वीक एसिड या वीक एसिड के लिए देखा जाए तो वीक एसिड के लिए देख लो क्या दिया हुआ है। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीक एसिड के लिए अगर चेक किया जाए तो वीक एसिड के लिए जो pKa का वैल्यू दिया हुआ है वो तुमको दिया हुआ है 5 से लेके 15 के बीच में। कितना दिया हुआ है, 5 से लेकर तुमको दिया हुआ है pKa का वैल्यू कितने के बीच में, 15 के बीच में। नहीं, तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं, वीक एसिड के pKa का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। नहीं, 5 से 15 के बीच में। और जो वेरी वीक एसिड होते हैं, बहुत कमजोर एसिड, वेरी वीक एसिड जो होते हैं, वेरी वीक एसिड, उनके लिए pKa का जो वैल्यू होगा वो 15 से भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
ध्यान रखना है। तो जिनके pKa का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, वो बहुत ही कमजोर एसिड होंगे, ध्यान रखना है। में दिक्कत है? तो वही सब पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछते चलिएगा, देखा जाए। अब इससे पढ़ाया गया है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो इसमें भी बहुत सारा रिएक्शन आपका पहले से पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो तो इसमें पहला रिएक्शन अगर देखें हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन इसका दिया हुआ है हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का रिएक्शन दिया हुआ है, दो एसिड के बीच का रिएक्शन दिया हुआ है, देख लो बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब भी दो एसिड के बीच का रिएक्शन दे दे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस HO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपको दिया हुआ है। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का रिएक्शन दिया हुआ है और कोई कह दिया प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पर रिएजेंट यूज किया जाता है P2O5 और हीट किया जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर P2O5 आप लिखते हो और इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो एकदम कॉन्सेप्ट साफ रखना है, ध्यान रखना है। हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी दो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक एसिड होता है और एक बेस होता है, यानी एक एसिड जो होगा उसमें से H निकलेगा और जो बेस होगा उसमें से OH निकलेगा और प्रोडक्ट आप बना सकते हो। नहीं तो क्या करो, एक में से H को निकाल दो और एक में से OH को निकाल दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH3 और प्लस में क्या आएगा, ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। नहीं, जिसी को आप एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड कह सकते हैं, दिक्कत है। तो ये आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वही आपको दिया हुआ है कि एसिड और एसिड के बीच का रिएक्शन कीजिएगा तो ये बनेगा। अगला इसमें दिया है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, देखा जाए एसिड का रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराया जाए, ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, अल्कोहल चैप्टर में। नहीं तो देख लो, अगर एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करवाओगे, हम यहाँ देख लो एसिड ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये ले लिया गया। इस एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कर दो, HO और यहाँ से क्या बना, CH3, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट बनाना है, कोई कहता है कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, आसानी से बना लेंगे। नहीं, H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो क्या करना है, एक में से H और एक में से OH निकाल दो। अगर निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा O और CH3 और प्लस में क्या बनेगा, तो ये क्या बन गया, ईस्टर, ध्यान रखना है, मिथाइल इथेनोएट बन गया। नहीं तो इस तरह से आप ईस्टर बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, बुझा रहा है कि पहले पढ़ा हुआ है कभी। चलिए देखा जाए, अब ये जो तीसरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी हम लोग का पढ़ा हुआ है। नहीं, अगर आप हेलोएल्केन पढ़े हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन याद कीजिए। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करते थे PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो वही तो रिएक्शन है, देखो ना, यहाँ से आपको एसिड दे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H दे दिया गया। अब इसी का रिएक्शन आपको कह दिया कि PCl5 से करना है, PCl5, यही ना PCl5 है, और कोई बोल दिया कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो जैसे अल्कोहल ले बनाते थे भाई, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बनाना है। नहीं, क्या करना है हम लोग को, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। नहीं, इससे क्या करना है, एक क्लोरीन को उठा के इससे लगा देना है। नहीं तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड, नहीं बन गया, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, एक Cl और इसमें का एक H, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो प्लस में क्या बनेगा, HCl, ये गैस है आपका तो ऊपर निकल जाएगा। प्लस अब जो बच गया उसको उतार देना है, तो बच क्या गया, P, एक O और 3 गो क्लोरीन बच गया। नहीं तो क्या बच गया, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बोलिए दिक्कत है, तो पहले नहीं पढ़े हैं, अल्कोहल में पढ़े हैं, बिल्कुल जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी करना है।
नहीं, एक क्लोरीन कार्बन के साथ, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, बाकी जो बच गया उतार दो। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब इसी में देखा जाए तो एसिड का रिएक्शन जो है वो दे दिया है PCl3 के साथ, CH3 डबल बॉन्ड OOH, यही एसिड है? नहीं, अब इसका रिएक्शन दे दिया है PCl3 के साथ, PCl तो वहां भी हम लोग कहे थे कि जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन इसका दिया रहे, नहीं तो अल्कोहल को 3 बार लिखो, नहीं तो इसका मतलब इस एसिड को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो देखो हम 3 बार लिखते हैं, या तो आप डायरेक्टली 3 लगा दो, या इसी को समझने के लिए आप 3 बार इसको लिख दो, CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 डबल बॉन्ड OH, यही है? ठीक है, अब क्या करो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो। नहीं, कयो क्लोरीन है, एओ क्लोरीन को उठा के इस कार्बन पर, एक साहब को उठाकर इस कार्बन पर, एक साहब को उठाकर इस कार्बन पर। समझ में आ रहा है? नहीं, क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ गया, Cl। तो ऐसा ही कई गो बनेगा, 3 गो, तो हम सीधे 3 गो लिखें, बन गया। बाकी जो बच गया सबको उतार दीजिए। नहीं तो क्या क्या बच गया आपके पास, देखिए तो एगो P बचा, और ये जो OH है एगो, दूगो, 3 गो, 3 गो OH बचा कि नहीं बचा, यानी क्या बचा, P नहीं बचा। इसी POH का होल 3 को आप ऐसे भी सोचते थे, देखते हैं ना, परेशानी है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ा हुआ है उसी चीज को आप लोग बार बार पढ़वाते हैं, नहीं बस में रहे। रिवाइज आपका थोड़े हो रहा है, रिवाइज तो हम कर रहे हैं आप तो खाली कथा सुन रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? आप क्या है, सत्यनारायण भगवान कथा सुनने के लोग बैठे रहते हैं, नहीं वैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। लिखने का काम सर कर रहे हैं, समझने का काम सर कर रहे हैं, सब समझ समझ के आपको समझा रहे हैं। नहीं, आप लोग को बुझाए तो वो ठीक, नहीं बुझाए तो वो ठीक, प्रसादी बटाएगा चलिए देखा जाए। अब सोचिए, बहुत लोग होते हैं जैसे इस टाइम पर बहुत बच्चे होते क्लास छोड़ देते हैं, नहीं क्लास छोड़ना ऑप्शन है, आप रोज क्या कर रहे होंगे इस क्लास छोड़ के, इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, सोचने वाली बात यह है। नहीं, हाँ अगर इस टाइम का आप यूटिलाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं घर पे टाइम काट रहे हैं इसका मतलब क्या एकदम कोढ़ी है। हाँ वैसे लोग कोढ़ी ही बोलते हैं, आलसी आदमी क्या होते हैं, कोढ़ी ही होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, अपाहिज की तरह बैठे हुए हैं, नहीं सोच रहे हैं कुछ बैठ के क्या करे भविष्य में। काम करते रहिए रास्ता बनते आता है, काम करते जाइए रास्ता बनता जाएगा। नहीं सोचिए मत बहुत आएगा कि आगे चल के हम ये कर लेंगे, नहीं हमेशा सोचिए ना कि अभी जो कर रहे हैं ना वो पूरा अच्छा कर लें, वो अच्छा कर लीजिए, फिर कुछ रास्ता दिखेगा, अच्छा अब ये मिल गया, अब इसको अच्छा कर लें, फिर कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ मिल जाएगा, करते करते आप अच्छे हो जाइएगा और कहीं ना कहीं आपको पाथ मिल जाएगा। और अच्छे रहिएगा ना तभी कोई खोजेगा, कोई चुनेगा, कोई पकड़ेगा। नहीं खराब रहिएगा तो अरे एकदम हाँ फालतू है, कुछ हो नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए अच्छे होने का, अनवांटेड टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी, SOCl2 हाइओनिल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसका रिएक्शन आपको लिखना है, लिख सकते हैं, वही काम ध्यान रखना है, क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़ देना है, इसमें का एक क्लोरीन उठा के इस कार्बन से जोड़ देना है, काम वही है। नहीं, इस हाइड्रोजन को और इस क्लोरीन को आपस में जोड़ देना है, नहीं बाकी जो बच गया उसको उतार देना है। देख लीजिए CH3 डबल बॉन्ड O और Cl, प्लस HCl प्लस SO2 बचा ना, SO और एक O, SO2 बचा उसको उतार दिए, बोलो दिक्कत है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। तो ये हम लोग हैलोएल्केन में भी पढ़े थे, अगर हैलोएल्केन आप थोड़ा सा ढंग से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ध्यान रखना है।
अब इसमें दिया है एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो ये भी तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एमाइड का फॉर्मेशन देख लो। अगला रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, CH3 डबल बॉन्ड O OH। हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखते हैं, अमोनिया के साथ NH3, यही करना है और इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, H पकड़िए, OH को हटा दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये क्या बन गया, एमाइड। एमाइड का पहचान है ना, नहीं, इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। अब ये सब नाम लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए आपको नोमेनक्लेचर का वीडियो पहले से बना के डाल दिए। नहीं तो जिनको भी हम नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो उनका ही दोष है, मेरा दोष नहीं है। हम हर तरीके से अपना दोष छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बस मेरा है। ठीक है, तो वो अगर नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत हो रहा है कि सॉरी नाम लिख रहे हैं कहीं ना कैसे लिख रहे हैं, तो नहीं, कैसे लिख रहे हैं नहीं, ये बता दिया गया, आप डबल मेहनत कीजिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को दिया हुआ है रिडक्शन टू एल्केन। अब देखिए इसमें 2-3 एग्जाम्पल और बनाए रहते हैं, तो उन सब एग्जाम्पल्स को आप घर पे जाके बनाइएगा। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ते हैं, नहीं लेकिन 2-3-4 एग्जाम्पल दिए रहते हैं आपके नोट्स में, उनको आप जरूर बनाइएगा अपने से, जहाँ फंसता है वहाँ पूछिए, ध्यान रखना है। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है रिडक्शन टू एल्केन, नहीं यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किस चीज में, एल्केन में कन्वर्ट करना है, यानी उसका रिडक्शन करना है। चलो, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन पढ़ना है। तो रिडक्शन तो हम लोग कितनी बार पढ़े हुए हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को जोड़ो, ऑक्सीजन को हटाओ। नहीं तो किसी किसी प्रक्रिया में सिर्फ हाइड्रोजन ही जोड़ के छोड़ देते हैं, तो वो भी रिडक्शन है, और किसी किसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन को जोड़ते भी हैं और ऑक्सीजन को हटा भी देते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कहलाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को भी हटा दिया जाए और सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ा जाए। नहीं तो यहाँ पर हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के बारे में ही पढ़ा रहा है। ठीक है, देखो तो क्या किया है, आपका एसिड ले लिया है CH3 डबल बॉन्ड OOH, ये ले लिया, और इसी का रिएक्शन 6HI से शायद किया गया है, हाँ 6HI से, और रेड फॉस्फोरस 6HI के साथ किया गया, और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हीट आपको सप्लाई करना है। नहीं अब ये HI हमारे लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कर रहे हैं ना जी, तो रिडक्शन का मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है। नहीं तो ये हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। नहीं तो ऑक्सीजन को हटाइए, जितना ऑक्सीजन है सबको हटा के एक जगह साइड कीजिए और बाकी हाइड्रोजन पे जोड़ दीजिए, तो समझिए ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। नहीं चलिए इस पर अगर कार्बन यहाँ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो इस कार्बन को और कई गो हाइड्रोजन चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन, क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बोलिए दिक्कत है, ठीक है। प्लस ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन सब निकलता जाएगा और वो सब इसका रिडक्शन करता जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आयोडीन हम लोग का निकलेगा, तो आयोडीन और आयोडीन, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तो आयोडीन बचा, एक आयोडीन बचा, फिर एक और आयोडीन मिलेगा, तो आयोडीन और आयोडीन आपस में मिश्रण करके क्या बनाते हैं, I2। नहीं तो यहाँ से क्या बनाएंगे, I2, तो हम बैलेंस करने के लिख दिए 3I2, क्योंकि आयोडीन का है 6 गो। नहीं तो 3I2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा देखो तो टोटल हाइड्रोजन कय गो है, या ऑक्सीजन कय गो निकाले हो तुम यहाँ से, 2 गो ऑक्सीजन निकाले हो, तो जो गो ऑक्सीजन निकाले हो तो एगो वाटर यहाँ बनवा दो, बस में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है। हम लोग करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ देगा रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, बाकी बाई प्रोडक्ट आप नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बनाने आना चाहिए, मेन प्रोडक्ट आपको बनाने आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, याद रखना है कि HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन को हटाता भी है
नहीं, और हाइड्रोजन को ऐड भी करवाता है। नहीं, ऑक्सीजन को हटाता भी है और हाइड्रोजन को ऐड भी कराता है। तो सभी ऑक्सीजन को हटा दीजिए। नहीं, अब हटा दिए तो ये कार्बन अकेला हो गया। कार्बन के पास बॉन्ड कएगो, इधर मात्र एक बचा है, एगो, बाकी तो ये ऑक्सीजन हट गया, बॉन्ड के साथ ही सब हट गया। नहीं, तो ये कार्बन अकेला बचा हुआ है। तो कार्बन अकेला है, एक बॉन्ड पीछे बनाया है, तो इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए और कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 3। नहीं, तो 3 को हाइड्रोजन इसमें खींच के इस पे आ गया। नहीं, तो देख लो CH3 बन गया। बाकी आयोडीन हर बार अकेला होता जाएगा। नहीं, तो आयोडीन आयोडीन आपस में मिक्स करके क्या बनाएगा? I2। नहीं, बाकी जो ऑक्सीजन निकले हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? वाटर। तो H2O बना दिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? तो वही हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिडक्शन ऑफ एल्केन हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग का एक पेज और रह गया। नहीं जी, अगले क्लास में देख लेंगे। तो इसके बाद हम लोग का एमीन, और एमीन के बाद बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। आपका मेटलर्जी जो पढ़ाया गया था उसका फेयर कर रहे हैं ना? ठीक है, छोड़िएगा मत उसको। हाँ, तो मेटलर्जी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आज से आप लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एमीन क्लास में पढ़ेंगे, हम बता दें एमीन आपका क्लास में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग का चलेगा अभी। नहीं, तो भी ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, थोड़ा समझना है। जैसे मेटलर्जी पढ़ा है सबको समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, आराम आराम से ही पढ़ेंगे, वो भी हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग का बचेगा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक भी हम लोग कुछ क्लास में भी पढ़ लेंगे और कुछ ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे। बस में आ रहा है? तो हम लोग का लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भारी नहीं है, उसमें जो जी इंपॉर्टेंट दवाई वाला नाम है ना वो सबको इकट्ठा करके हम बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग का 2-3 चैप्टर बच रहा है। नहीं, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने में, कोशिश करें कि इस महीने में कंप्लीट हो जाए। बस में, तो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको टाइमिंग बचेगा रिवीजन करने का, आराम से रिवीजन कीजिएगा। किसका था ये?